हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। फरवरी मंथ का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स करना है, इसको करेंगे। 2-4 दिन लेट हो गया, माफ़ कीजिएगा। और यूपी पीसीएस प्री का नोटिफिकेशन भी आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, उससे देख लीजिएगा। मैं वीडियो भी बना दूंगा, तो एक एक जो वहाँ पे पॉइंट है ना, तो उनको की पॉइंट्स वगैरह देख लेंगे, तो जो कन्फ्यूजन रहेंगी वो दूर हो जाएंगी। और इस बार तो एसीएफ की भी पोस्टें हैं। खैर, ना ही आती पोस्टें इतनी तो ज़्यादा ही सही था। आरएफओ की पोस्टें अभी डिक्लेयर नहीं की हैं, वो बाद में पता चल जाएगा। एसीएफ की पोस्टें 10 पोस्टें एसीएफ की डाल दिया है ना। ये जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, ये साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी रहती है। वो सब हम लोग नोटिफिकेशन में कर लेंगे। चलिए फिलहाल इसको कर लेते हैं, सेकेंड वीक ऑफ ये जो फरवरी का करंट अफेयर्स है। पहला टॉपिक है, देखिए, एक्सियो मिशन। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, 1-2 महीने पहले भी करंट अफेयर्स में था। तो वहाँ पे 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए। अब एक नाम फाइनल हुआ है, तो फिर से इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। नासा, देखिए, नासा और इसरो का ये जॉइंट मिशन है, संयुक्त मिशन है, और एक निजी मिशन की तरह है। ठीक है। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाला जो पहला भारतीय बनेगा, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। इनका नाम याद रखना है, बस इन्हीं के वजह से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनको चुना गया है। ये पहले भारतीय रहेंगे अंतरिक्ष यात्री इस मिशन के लिए। इस मिशन को अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम भी ध्यान रखना है, पैगी विट्सन, क्योंकि इनका अपने आप में एक रिकॉर्ड है ज़्यादा दिन रहने के लिए, है ना। स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन यही रही हैं, पैगी विट्सन। और इसी को मतलब यही लीड कर रही है इस मिशन को, ठीक है, एक्सियोम मिशन को। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, पैगी विट्सन ये लीड करेंगी, और मिशन ये पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला रहेंगे। ठीक है। आईएसएस के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, बड़ी सी लेबोरेटरी है ना। हवा में उड़ती रहती है, स्पेस में उड़ती रहती है, और पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर ये परिक्रमा करती है। एस्ट्रोनॉट का घर बोला जाता है ना, ठीक है, यात्रियों का, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनका घर बोला जाता है। और ये नासा, और ये जो रसिया की रॉसकॉस्मोस है, जापान की जाक्सा है, और कनाडा की ये कनाडा स्पेस एजेंसी है, और ईएसए, है ना। तो ये 5 स्पेस एजेंसी हैं, और तमाम देश भी हैं, इनके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था आईएसएस को। अब तो भारत अपना भी कर रहा है, ठीक है, लॉन्च करेगा शायद 2035 का है ना टारगेट। कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस किए थे। आईएसएस क्या करता है जानते हैं, तमाम मूवीज़ में भी देखे होंगे। 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं करता है, यानी 16 सनराइज देख लेता है, और 16 सनसेट भी ये देखता है। क्लियर। पैगी विट्सन जो है, ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड भी इनके पास है, 665 डेज। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, पैगी विट्सन का। हाँ, यहाँ पे मार्क किया हूँ मैं। इसरो का लक्ष्य, भारत का स्वयं का जो स्पेस स्टेशन होगा 2035 तक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये इसको भी ध्यान रखना है, मार्क कीजिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक करते हैं। यहाँ पे आर्द्रभूमि से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह हुआ है। जगह आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो भी सीख लेंगे। अभी करंट में कितनी कितने वेटलैंड्स हैं ये भी सीख लेंगे। वैसे मैं, अगर टॉपिक का जिक्र होता है कहीं भी वेटलैंड का, तो मैं पुरानी चीज़ें भी यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उत्तर प्रदेश में ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2025 समारोह, ये आयोजित किया। ठीक है, किस जगह पर? गोंडा में। इस जगह आपको ध्यान रखना है, गोंडा में एक वेटलैंड भी है। उत्तर प्रदेश में कितने वेटलैंड हैं? टोटल 10 वेटलैंड है, उनमें से एक ये भी है, पार्वती, पार्वती अर्गा रामसर स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर वेटलैंड डे जो समारोह था ये भी ऑर्गेनाइज हुआ है। 2025 की जो थीम है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। ठीक, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। बाकी कुछ पुराने फैक्ट क्या हैं। 2 फरवरी 1971 हम लोग जानते हैं, रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर एक जगह है ईरान की, और लागू किया गया था 1975 से। ठीक, टोटल रामसर स्थल कितने हो गए? 85 अभी तक पढ़ते थे, 4 नए और ऐड हुए अभी फरवरी फर्स्ट वीक में। टोटल हो गए 89। आपको 89 याद रखना है। इसको हम लोग टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए थे, टेस्ट नंबर 3 में डिस्कस किए थे, आर का जो हम लोग कर रहे थे का। नए 4 स्थल जो है, एक है उधवा झील झारखंड की, खेचियो पलरी सिक्किम का ही वेटलैंड है,
ये है तीर्थंगल तमिलनाडु का, और सक्कारा कोट्टी ये तमिलनाडु का, जिसमें से चारों में से दो तो तमिलनाडु के ही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु के पास है। ठीक है, टोटल शायद 20 हो गए, है ना। वेरीफाई करना इसको वेरीफाई करना। और यूपी के पास 10 वेटलैंड है। ये दो फैक्ट याद रखना, झारखंड का पहला वेटलैंड है जिसको शामिल किया गया, उद्वा झील। ऐसे ही सिक्किम का भी पहला वेटलैंड है खेचियोपलरी, जिसको शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, पार्वती अर्घा झील के बारे में देख लीजिए। ये दो अलग अलग झीलें हैं। ठीक है, पार्वती के नाम से अलग है, अर्घा के नाम से एक है, लेकिन यहाँ पे वेटलैंड में हम लोग एक ही झील पढ़ते हैं, है ना, कंबाइंड वे में पढ़ते हैं। और ये दोनों ही ऑक्सबो लेक हैं। ऑक्सबो लेक तो समझते होंगे ना, जब नदियाँ रास्ता काटती हैं ना, मोड़ बनाते हुए, जो रनिंग वाटर सॉइल की जो कटिंग करता है उसके दौरान जो लेक बनती है ना, उन्हें ऑक्सबो बोलते हैं। गोखुर झीलें बोलते हैं हिंदी में, या फिर यू शेप्ड लेक बोल लीजिए। ठीक है, नदी के घुमावदार मार्ग कटने पर इसका निर्माण होता है। ये ज्योग्राफी में आप लोग जानते होंगे। चलिए, क्वेश्चन कीजिए। किस राज्य ने अभी हाल ही में सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक ने। ठीक है, ये सारे केसेस आपको ध्यान रखना है। एक 2018 का मुकदमा है, केस है, मामला है, उसका नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या हुआ था? इस केस में, इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा था। यानी ये जो कर्नाटक ने सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार की मंजूरी दी है, ये एक तरीके से क्या है, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है ना। निष्क्रिय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनएक्टिव, और सक्रिय को एक्टिव। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले सीख चुके हैं पीडीएफ में, है ना। आईसीयू में पढ़े हैं, है ना। तमाम मशीनें आपके शरीर पर चढ़ी हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको आप सपोर्ट सिस्टम बोल लीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम हटा दीजिए आप शरीर से, है ना, तो आप अपने आप ही मर जाएंगे। तो उसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु बोलता है। एक्टिव इच्छा मृत्यु ये होती है कि बाहर से इंजेक्शन घुसा दिए जहर का डॉक्टर के माध्यम से, मर गया, ये एक्टिव इच्छा मृत्यु होती है। वो वैलिड नहीं है। ठीक है, एक्टिव इच्छा मृत्यु वैलिड नहीं है, अवैध है। ठीक, लेकिन एक्टिव, ये जो इनएक्टिव इच्छा मृत्यु है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी वैधता को बरकरार रखा है। इस केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। क्लियर है? चलिए, भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु एक अपराध है, एक क्राइम है। देखो, एक 2018 का आपने देखा ना, अभी यहाँ पे 2018 का यही वही चीज़ है। देखो, कॉमन कॉज ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान के साथ मरना मूल अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत रिकग्नाइज किया है। ये भी ध्यान रखना है। तो इतना सा भी अलग से पूछा जा सकता है ना, कि मरने का अधिकार जो है ये मूल अधिकार किस आर्टिकल के तहत रिकग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बाद पूछ लेगा। ठीक है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 बाद में। क्लियर? चलिए, अभी हाल ही में राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजगोपाल चिदम्बरम, ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख योगदानकर्ता हैं, यानी ये भौतिक विज्ञानी हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञानी थे। ठीक, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो था 1974 का, इसको लीड किया था इन्होंने। और ऑपरेशन शक्ति जो था 1998 का, इसको भी लीड किया था राजगोपाल चिदम्बरम ने। ठीक है, चलिए, इस टॉपिक को, वैसे बजट का टॉपिक हम लोगों ने अलग से किया है ना, उसमें भी मैंने कवर करा दिया था, तो मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन जो है, ये पांडुलिपि को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए है मिशन, इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ बजट में इसके एलोकेशन में बढ़ोतरी की गई है, तो बस उतना ही अमाउंट आपको ध्यान रखना है। 2025-26 का जो बजट अभी 1 फरवरी को, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के द्वारा, ताई जी द्वारा जो घोषणा की गई है यहाँ पे, तो एक घोषणा ये भी थी, ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? ये जो पांडुलिपि हैं, विशाल पांडुलिपि हैं भारत की, इस विरासत को, इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, और इस संरक्षण करना है ना, ये सारी चीज़ें। 2025-26 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए बजट आवंटन
3.5 करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपये कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, 2003 में लॉन्च किया गया था। पांडुलिपि क्या होती है? ये जो कागज, छाल, कपड़ा, धातु, पत्तों जैसी सामग्री पर बनाई गई हस्तलिखित रचना ये पांडुलिपि होती है, ठीक है। 75 वर्ष पुरानी होना चाहिए। और भारत में तो यहाँ पर देखिए, इसलिए विशाल शब्द वहाँ पे लिखा था, 5 मिलियन से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं। तो ये टॉपिक पहले कवर कर लिया है खैर हम लोगों ने बजट में, फिर से यहाँ पर रिवाइज हो गया। यहाँ देखिए, किस अधिनियम में बौद्धिक संपदा को संपत्ति की परिभाषा का विस्तार करते हुए शामिल किया गया? देखो, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। SC/ST अधिनियम 1989 का जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, MSME और यहाँ पे लोन लिमिट पढ़ेंगे हम लोग। MSME के लिए उपकरण खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए अधिकतम ऋण कितना दिया जाएगा? अधिकतम 100 करोड़। अभी इस बार के बजट में क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है, ठीक है। माइक्रो का अलग हो गया है, स्मॉल का अलग हो गया है, और मीडियम का अलग हो गया है, ठीक है। ये बजट वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे आपको देखना है, और टर्नओवर का, इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुने का इंक्रीमेंट हुआ है और टर्नओवर में 2 गुने का, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिवर, इसके बारे में पढ़े होंगे, फोटो में एक रिवर है, इसमें अभी दुर्घटना हुई है, नदी किस देश में? सिंपल सा क्वेश्चन है, USA। वर्जीनिया, मैरीलैंड स्टेट्स हैं, USA में 50 स्टेट्स हैं ना, तो वर्जीनिया एक स्टेट है। वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन DC से प्रवाहित, यहाँ पे प्रभावित गलत लिख दिया, ये प्रवाहित है ना, फ्लो है, ये फ्लो, ठीक है। और इस वे का नाम याद रखना, चेसापीक। चेसापीक बे में ये गिर जाती है। कभी कभी रिवर्स और ये जो खाड़ियाँ होती हैं, बे होती हैं, उनकी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी से, तो वहाँ पे ये काम आता है क्वेश्चन, ठीक है। चेसापीक बे, चूँकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है USA की, ये अमेरिका की नदी के नाम से जानी ही जाती है, इस नदी को अमेरिका की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, बजट 2025-2026 डिटेल में तो हम लोगों ने कर ही लिया था। अब कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे कुछ बचे भी थे, तो वो भी यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। इस बजट में इसकी चर्चा की गई है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, ठीक है। इसके बारे में देखना है, ये GCS क्या है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। आप फ़ोन पे चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, जो जॉब में होंगे वो लोन वगैरह लिए होंगे, तो उससे पहले क्रेडिट स्कोर देखा जाता है ना। क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होता है तो आपको ये जो तमाम एप्लीकेशंस हैं लोन वाले जो एप्लीकेशंस, उन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको लोन मिल जाता है आसानी से। आपका बस क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, अगर ठीक ठाक रहता है तो भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है बैंक में, आप एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ग्रांट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीणों के लिए भी ये चीज़ देखी गई है कि बैंकिंग सिस्टम में भी ऐसा कोई स्कोर होना चाहिए, ताकि ये जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनका भी क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जा सके। और गवर्नमेंट के पास भी ये डेटा रहेगा, बैंकों के पास भी ये डेटा रहेगा कि कौन बंदा ऐसा है, कौन लोन लेने वाला ऐसा है ना, या फिर कौन बोरोवर ऐसा है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, इसको देना चाहिए लोन, ताकि वापस मिलने की भी तो गारंटी होना चाहिए ना। बैंक भी तो डरता है ना कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी सुविधाएं भी बैंक के पास अवेल हो जाएंगी इन सब चीज़ों से। स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया इस बार के बजट में। यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है, सार्वजनिक बैंक हम लोग समझते हैं, SBI है, PNB है, कनारा बैंक है, तमाम है। इन बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की लोन एलिजिबिलिटी का आकलन किया जाएगा, ठीक है। लोन एलिजिबिलिटी पता चल जाता है भाई, स्कोर अच्छा रहेगा तो एलिजिबल है, नहीं है अच्छा तो एलिजिबल नहीं है। और ऋण प्राप्ति को आसान बनाने के लिए ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को बनाया गया, ठीक है। ऋण लेने वाले का सटीक मूल्यांकन भी किया जा सकेगा इस स्कोर के माध्यम से, है ना। और ये चीज़ तो रहेगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन कीजिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने किस भाषा को सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया? वैसे इसको तो आप लगा ही लेंगे, है ना, मराठी भाषा लगा ही लेंगे, लेकिन और भी बैकग्राउंड में सीखना था तो इस वजह से इसको मेंशन किया हूँ मैं। 2024 में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में 2 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं, एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है, ठीक। 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12 है ना। पहले तो 8 ही थे, बाद में 4 जोड़े गए, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किए गए। इन सब की चर्चा हम लोग टेस्ट सीरीज में करते हैं, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। भाग 17 है और आर्टिकल 343 से 351, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से भी, तो ये ध्यान रखना है। 343 से 351 में भाषाओं से संबंधित यहाँ पे प्रोविजंस हैं, ठीक है। जैसे 345 की बात करें तो राज्य विधानमंडल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है, तो चयन किया है महाराष्ट्र ने इसी आर्टिकल की शक्ति से, ठीक है। 345 से स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है 345 में, ठीक। चलिए, तो देखो क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है ना। सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि राज्य विधानमंडलों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन किस आर्टिकल के तहत, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीत लिया? आसान क्वेश्चन है, कर ही लेंगे। साउथ अफ्रीका। आयोजन कहाँ पे हुआ? मलेशिया। जीता कौन है? भारत। हारा कौन है? साउथ अफ्रीका। आयोजन कहाँ पे हुआ? मलेशिया, ठीक। चलिए, जल जीवन मिशन बजट 2025-26 का क्या अभी 2025-26 के बजट में ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए जेजेएम की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन तो पुराना है, आज का तो है नहीं, लेकिन इसकी जो टाइम लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सभी लोग लाभान्वित नहीं हो पाए थे, कुछ लोग बच रहे थे, तो उन्हीं को, जो बच रहे थे उन्हीं के लिए मतलब इसको एक्सटेंड किया गया। क्लियर? बचे कितने हैं? 20% बचे हैं अभी शेष ग्रामीण परिवारों के लिए, ठीक है। मतलब 80% लाभान्वित हो चुके हैं, 20% बचे हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज कीजिए जल जीवन मिशन के बारे में। मैचिंग में पूछता है ना, ईयर पूछता है, योजना का ईयर से मिलान पूछता है। 2019 में लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को। उद्देश्य क्या था? पहले 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, 55 लीटर का पेयजल उपलब्ध कराना था, ठीक है। 2024 तक, है ना, 2024 तक तो पूरा काम हो नहीं पाया, जो हो पाया था वो उतना हो पाया। 80% ऑफ रूरल इंडिया मतलब लाभान्वित हुआ। 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन ये हो गए थे, लेकिन अब भी 20% बचे हुए हैं, तो 20% ये हो जाएंगे, 2028 तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए भैया, जनजातीय कल्याण के बारे में देखते हैं। इस बार बजट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मार्क कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। खैर 2024-25 का अगर देखते हैं, 2024-25 के बजट की तुलना में इस बार के बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में देखिए लगभग 50%, लगभग मान लीजिए, है ना, 45.79 की वृद्धि की गई है। अच्छा खासा परसेंट है ना। आवंटन हुआ है 14,925 करोड़ रुपए का, तो ये परसेंट में याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी ये जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है, ये खासतौर से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कल्याण और विकास पर ध्यान देता है। इसी तरह एक और मंत्रालय है जिसे बोलते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बोलते हैं। ये सभी के लिए काम करता है, एससीज के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज के लिए, ये पीडब्ल्यूडी हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, है ना, सभी कम्युनिटी के लिए ये काम करता है। तो इन दोनों ये मिनिस्ट्रीज़ में फ़र्क जाने रहना। एकलव्य मॉडल के जो आवासीय विद्यालय होते हैं, रेजिडेंशियल कॉलेजेस जो होते हैं, इनका भी विस्तार किया गया, कर लेंगे। चलिए और क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, नाम याद रखना है इस अभियान का,
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, आजीविका में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन हुआ है। इस पर्टिकुलर अभियान के तहत भी अमाउंट पूछा जा सकता है। ठीक है। अब पीएम जनमन देख लीजिए। पीएम जनमन यानी विशेष रूप से जो श्वेत जनजातीय समूह हैं, पीवीटीजी इंग्लिश में बोलते हैं, इनके तहत भी 300 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। ये योजनाएं लिख देगा, है ना, स्कीम्स लिख देगा, अभियान लिख देगा और सामने बजट अलॉटमेंट लिख देगा, तो आपको मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। चूँकि ये जनजातियों वाले मैटर हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा के लिए। ठीक है। चलिए इंडिया जापान स्टील डायलॉग देखते हैं। भारत जापान इस्पात वार्ता जो हुई है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा दूसरी मीटिंग थी या तीसरी मीटिंग थी, है ना, इस तरीके से। तो एक स्टेटमेंट तो ये सिंपल ही वाला रख देता है, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग याद नहीं रखते हैं दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की थी, है ना। तो ऑर्गेनाइज नई दिल्ली में हुई है और ये तीसरी इस्पात वार्ता थी इंडिया जापान की। ठीक है। तो वार्ता होती है तो दोनों तरफ को बेनिफिट होता है ना। कुछ इन्होंने कमिटमेंट किए होंगे, कुछ उस तरफ से कमिटमेंट किए गए होंगे। आर्थिक विकास, इस्पात व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई। भारत ने जापानी कंपनियों के लिए व्यापार में सुगमता का आश्वासन दिया। ये भारत की तरफ से हो गया। ठीक। चलिए, और जापान ने भी यहाँ पे और जापान ने भी इस्पात टेक्नोलॉजीज़ में निवेश के लिए समर्थन की पुष्टि की। ये दोनों तरफ से ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, एक टर्म आजकल हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, ग्रीन स्टील। एक ग्रीन स्टील क्या होता है भाई, फिर पॉलिसी भी पढ़ लेंगे। तो ग्रीन स्टील से जहाँ पे भी ग्रीन जुड़ा है तुरंत समझ में आती हैं चीज़ें। तो भैया पर्यावरण को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है ना। तो स्टील का प्रोडक्शन ठीक है आप कीजिए, और जैसे ही प्रोडक्शन होता है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे जाइए तो पूरा कोल से ही चलता है ना। तो कोल से तो फिर जान ही रहे हैं यार स्थिति, CO2 भर भर के निकलती है फिर वातावरण में। और अगर ग्रीन जुड़ जाता है तो फिर इन्हीं चीज़ों को कम करना होता है, तो वही चीज़ हो जाता है। इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात नीति का विकास किया। ठीक है। ताकि कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन के साथ स्टील का पर्यावरण अनुकूल उत्पादन हो सके। वही चीज़ है। जो ओल्ड मेथड है स्टील प्रोडक्शन का, वो हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, ब्लास्ट फर्नेस पढ़ते थे, है ना। याद आ रहा ना भट्टी वाला टॉपिक। तो ब्लास्ट फर्नेस तो यार चलती ही कोयले से है। कोयला और कोक की यहाँ पे कंजम्पशन बहुत तगड़ी होती है। और कोयला जलेगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही निकलना है फिर। तो जो ओल्ड मेथड है स्टील प्रोडक्शन का, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ग्रीन स्टील, है ना। कोल बेस्ड स्टील प्लांट जो है यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, आप देखेंगे चौंक जाएंगे। 1 टन स्टील को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 टन स्टील प्रोडक्शन में 1.5 से 3 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन हो रहा है। यानी जितना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड आप वातावरण में, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दे रहे हैं। तो ये कितना डेंजरस है। चलिए, हाल ही में खोजा गया तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का क्या नाम है। इसका नाम है GAIA-BS3। BH का मतलब ब्लैक होल समझ ही लेंगे, और तीसरे नंबर का है। ये जो GAIA दिख रहा है आपको, ये टेलीस्कोप का नाम है। इस टेलीस्कोप के द्वारा पहले भी 2 ब्लैक होल खोजे जा चुके हैं। ठीक है। एक का नाम BH1 है, एक का नाम BH2 है, ये BH3 है। आसान सा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है समाचारों में रहा ये शब्द क्या है, तो लगा देना। इस ब्लैक होल को GAIA नामक टेलीस्कोप से खोजा गया। यह ब्लैक होल इस टेलीस्कोप से खोजा गया तीसरा ब्लैक होल है। ब्लैक होल होते क्या है ये भी हम लोग समझते हैं। हाई, ये जो अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण को अट्रैक्ट करने वाला स्पेस होता है ना, एक स्थान होता है, वो ब्लैक होल है। इनका नाम ध्यान रखना, जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर। ये सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा ब्लैक होल का नाम दिया गया था। पूछ लेता है कभी कभी, है ना। चलिए, ये चीज़ सीख लिए। ये जो ब्लैक होल है भाई, ये सूर्य से 33 गुना ज़्यादा भारी है। ब्लैक होल से पहले, इस ब्लैक होल से पहले BH1 भी 2022 में खोजा जा चुका है इसी टेलीस्कोप के द्वारा, और BH2 2023 में खोजा गया। नोट में क्या लिखा हूँ,
ये तो हम लोग जानते हैं। सेगिटेरियस जो है, सेगिटेरियस है, ये हमारा मिल्की वे है ना, हमारी जो आकाश गंगा है, इसके सेंटर में है। इस नाम का ब्लैक होल मिल्की वे के केंद्र में स्थित है। सुपर मैसिव ब्लैक होल इसे बोला जाता है। सूर्य कभी ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं होगा, ये भी प्रूव्ड है साइंटिस्टों के द्वारा, क्योंकि भाई उतना वजन नहीं है सूर्य के पास, उतना द्रव्यमान नहीं है, बहुत छोटा आकार है अभी। ठीक है, चलिए। ये क्या है, एक आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सेंटोरिनी द्वीप समूह जो है, अभी हाल ही में लगातार भूकंप की घटनाएं हो रही हैं। यह द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? चार आपको ओशियन बना के दे देगा ऑप्शन में, एक मेडिटेरेनियन सी दे देगा। खैर, वो मध्य सागर सही हो जाएगा अगर एजियन सागर ऑप्शन में नहीं होगा तो, क्योंकि एजियन सागर भी एक भाग ही है भूमध्य सागर का। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? एजियन सागर। मैप पे देखिएगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं लगा दूंगा मैप को भी। यह द्वीप समूह जो है, ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सेंटोरिनी द्वीप समूह, ध्यान रखना है, एजियन सागर में। चलिए, 2032 देख के डर तो नहीं लग रहा इस क्षुद्र ग्रह का नाम पड़ गए? और साथ में ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये 2024 YR4, ये अनुमान लगाया गया है कि ये 2032 तक कुछ परसेंट यहाँ पर संभावना बढ़ गई है कि ये टकरा सकता है। मतलब कुछ परसेंट में, 1-8% है ना, इससे ज़्यादा नहीं। दिसंबर 2024 में पृथ्वी से 8 लाख किलोमीटर दूर से ये गुजरा, मतलब एक बार गुजर चुका है। 2028 में ये फिर से दिखाई देगा, ठीक है, और 2032 में ये फिर से नज़दीक से गुजरेगा। तो इसकी टकराने की संभावना अभी कुछ परसेंट में थी, ठीक है, 1%, लेस देन 1% थी, अब 1% और इंक्रीज हो गई। ये मतलब बताया है नासा ने, टकराने की संभावना जो पहले थी उसमें 1% की और वृद्धि हो गई। ठीक है, हमें तो बस नाम जानना था इसका, है ना, नाम पूछा जा सकता है। 2024 YR4 क्या है? ये लगा देना, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बारे में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। ये जो मेटेरॉइड होते हैं और एस्टेरॉइड होते हैं, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। कॉमेट होते हैं, कॉमेट अलग चीज़ है, एस्टेरॉइड अलग चीज़ है, मेटेरॉइड अलग है, मीटियोर अलग है। उम्मीद करता हूँ जानते होंगे सारी चीज़ें आप। नासा द्वारा इसे स्केल 3 में वर्गीकृत किया गया। ये चीज़ किस लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक स्केल हम लोगों को पढ़ना है ना, वो स्केल के बारे में पूछा जा सकता है। और बताया कि यह क्षुद्र ग्रह 2032 में पृथ्वी से अगर टकराता है तो स्थानीय विनाश की संभावना है। ठीक है, संभावना हो सकती है स्थानीय विनाश की, मतलब लोकलाइज जो डेवास्टेशन है उस स्तर का हो सकता है। इस स्केल का नाम याद रखना, टोरिनो स्केल। अगर पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह के टकराने से होने वाले विनाश का स्तर कौन से स्केल से नापा जाता है, तो ध्यान रखना टोरिनो स्केल। ठीक है, चलिए, जैसे हम लोग भूकंप में पढ़ते हैं ना, सीस्मोग्राफी में पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग पैमाने हैं, तो यहाँ पे भी एक पैमाना पढ़ लीजिए। चलिए भाई, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। वेगर दाय नेवर, वेगर दाय नेवर पॉलिसी किसकी है भाई? सबसे पहले तो ये जान लेना, यूएसए की है। ये क्या है नीति? नीति में क्या होने वाला है? यूएसए ने क्या कर दिया ऐसा? यह एक संरक्षणवादी नीति है। और इस शब्द से आप बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो यूएसए यहाँ पे करने वाला है इस नीति के तहत, वो खुद के लिए कर रहा है ना। वो वैसे भी बोलता है यूएसए फर्स्ट, यूएसए फर्स्ट। और जब कोई इस तरह की नीति लाई जाती है तो जो उनके घरेलू इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया जाता है ना। इस पॉलिसी के तहत क्या क्या किया गया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस नीति के तहत अमेरिका ने चीन, कनाडा, मैक्सिको से होने वाले आयात पर टैरिफ लगाया। ठीक है, टैरिफ का तो आजकल बहुत चल ही रहा है, तो टैरिफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। फ़र्क पूछा जाता है, अफेक्ट पूछा जाता है इन सब पॉलिसियों का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह की नीति कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपनाता है। सही बात है, भारत भी करता है। अब देखो, इस तरह की अगर कोई पॉलिसी लाता है तो क्या होता है, उसका जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है बूस्ट कर जाता है। ये बूस्ट कैसे करता है? क्योंकि इस पॉलिसी में ये साथ में अपने करेंसी की डीवैल्यूएशन भी करता है। ठीक है, डीवैल्यूएशन यानी
मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है ये भी कर देते हैं। अवमूल्यन से क्या चीज़ होती है, आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई है ना, यानी आपकी जो वस्तुएं हैं आपके मार्केट में वो भी सस्ती हो गई। तो बाहर के जो देश हैं ये फिर बहुत डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि इनको लगता है वहाँ की चीज़ें सस्ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़रीदा जाएगा बाहरी देशों के द्वारा, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बूस्ट कर जाता है। हाँ, लेकिन बाहर के देशों से अगर कोई इनके देश में कोई वस्तु आ रही है तो टैरिफ लगा दे रहे हैं कि भैया हम भर के टैरिफ लेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेन गुड्स को डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। इस नीति को सर्वप्रथम एडम स्मिथ, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में जिक्र किया था। चलिए ठीक है, अब कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई टैरिफ लगाकर विदेशी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया जाता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये भी सीख लिया। चलिए, टैरिफ लगा दिया तो बाहर की जो वस्तुएं आएंगी वो बहुत महंगी हो जाएंगी, तो उनको कोई ख़रीदेगा नहीं फिर, है ना। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होंगे उन्हीं को खरीदेंगे लोग, क्योंकि वो सस्ती रहेंगी। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है अफेक्ट कभी कभी, वो भी हम लोग देख लेंगे, प्रोज कॉन्स देख लेंगे। और क्या किया जाता है इस पॉलिसी के तहत, करेंसी को डीवैल्यूएट भी किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने सीखा ऊपर। मुद्रा का अवमूल्यन करके खुद के देश का एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट किया जाता है। कैसे हो रहा है बूस्ट, अभी देखा ऊपर। और आयात को कम से कम किया जाता है। चलिए, अब प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। अगर इस तरह की पॉलिसी आप लाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आपके जो घरेलू उद्योग हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको एक प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन इनके मन में भी लालच आ जाता है फिर, है ना। ये सोचते हैं कि बाहर की वस्तुएं हमारे देश में आ नहीं रही हैं, तो हम क्यों ना अपने ही प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दें। तो यही समस्या रहती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात है, बिल्कुल। ये प्रोज हैं, मतलब ये सारे फायदे हैं। निर्यात सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट में बूम आ जाता है क्योंकि करेंसी सस्ती हो जाती है। ये चीज़ तो समझ में आ रही ना भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। और आयात को यहाँ पे हतोत्साहित किया जाता है, ये भी सीख लिया आपने। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो गया, महंगे हो गए। तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात सस्ते का मतलब कि हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है अब बाहरी देशों के लिए, बाहर के देश भर भर के खरीद रहे हैं, इसका मतलब है निर्यात सस्ते हो गए। और बाहर की चीज़ें जो हमारे देश में आ रही हैं उस पर हम टैरिफ लगा दिए तो आयात हतोत्साहित हो गया, इसलिए इम्पोर्ट यहाँ पर कॉस्टली लिखा है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए, नुकसान क्या है, नुकसान ये है भैया, तुम यार अपने देश के लिए सिर्फ कर रहे हो, हम अगर आपके देश में बेच रहे हैं तो टैरिफ लगा दे रहे हो, तो एक ग्लोबल वॉर छिड़ जाती है ना, ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है। फिर हर कोई देश ये करने की सोचेगा और करते ही हैं लोग। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वस्तुओं का दाम बढ़ा देती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि बाहर की चीज़ें, बाहर की वस्तुएं, गुड्स सर्विस आ नहीं रही हैं अगर आपके देश में, और आप एक कारखाने के मालिक हैं, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपके मन में फिर लालच आएगा कि हम अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं, तो फिर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे लोग। तो वही होता भी है फिर, जिससे वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, ठीक। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं 2024 का। 24 विजेताओं की घोषणा की गई है, ठीक है। 22 भाषाएं तो 8th शेड्यूल में हैं ही, बाकी 2 भाषाओं के लिए और दिया जाता है। तो ध्यान रखना, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना, अभी अभी 2024 का 24 भाषाओं में दिया गया है, ठीक है। 24 भाषाएं और 24 लोग, जिसमें 22 भाषाएं तो 8th शेड्यूल में ही हैं, 2 भाषाएं अलग से हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्लियर। 8th शेड्यूल की 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी राजस्थानी भाषाओं में है पुरस्कार दिया जाता है, टोटल हो गई 24। तो मैं यहाँ पे सभी भाषाओं का लिखना तो यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण था नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। हिंदी भाषा के लिए चुना गया है गगन गिल को, इनकी जो रचना है वो है मैं जब तक आई बाहर। और अंग्रेजी भाषा के लिए चुना गया है ईस्टरन क्रे,
इनकी पोयम है स्पिरिट नाइट। ये हिंदी और अंग्रेजी का आप याद रख लीजिए। ठीक है भाई, तो ये रहा हम लोग का सेकेंड वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर्स। थर्ड वीक के लिए हम काम कर रहे हैं, पीडीएफ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको। बाकी ये पीडीएफ पेड ग्रुप पे मैं अभी दे दूंगा, पेड ग्रुप वालों को। मिलते हैं फिर टेस्ट नंबर 4 में। हम लोग को करना है ना RO का टेस्ट नंबर 4। हाँ, बट उसका हिंदी का बचा है, अभी टेस्ट नंबर 3 का हिंदी वाला पोर्शन बचा है, तो हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन बचे हैं, उसको कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर वीडियो में। थैंक यू।